Yes, all the students, please raise your hand if my audio and video is clear. ओके, देखिए कल हमने स्टडी किया था लिक्विड थर्मोमीटर्स के बारे में। ओल्ड थर्मोमीटर, मॉडर्न थर्मोमीटर, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अभी हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ थर्मोमीटर को डिस्कस करेंगे, दैट इज गैस थर्मोमीटर। कल के हमारे डिस्कशन में हमने इन टॉपिक्स को डिस्कस किया था, दैट इज ओल्ड थर्मोमीट्री, सेकेंड मॉडर्न थर्मोमेट्री। इसके बाद में मैंने आपको एक टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, और इसमें हम लोग फर्स्ट स्टडी कर चुके हैं, दैट इज लिक्विड थर्मोमीटर्स। देखिए लिक्विड थर्मोमीटर्स में हमने दो लिक्विड्स के बारे में डिस्कस किया था। एक डिस्कस किया था मर्करी थर्मोमीटर्स के बारे में, और दूसरा हमारा डिस्कशन का टॉपिक था अल्कोहल थर्मोमीटर्स। दोनों की अलग अलग रेंज है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ थर्मोमीटर को डिस्कस करते हैं, दैट इज गैस थर्मोमीटर्स। ये गैस थर्मोमीटर्स क्या होते हैं? बेसिकली इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? आइडियल गैस का यूज करेंगे। मिक्सचर ऑफ गैस भी हो सकता है, मिक्सचर ऑफ गैस भी हो सकता है, या हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह की गैसेस का भी यूज किया जा सकता है। ऑक्सीजन यूज नहीं करेंगे, ऑक्सीजन के साथ प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा फिर वो जिस भी मेटल के कंटेनर में होगी उस मेटल के साथ वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो अनरिएक्टिव गैसेस को इसमें फिल करेंगे। हीलियम गैस थर्मोमीटर होता है, नाइट्रोजन गैस ले सकते हैं, आर्गन गैस ले सकते हैं। तो ये जो थर्मोमीटर्स बनेंगे इन गैसेस के थ्रू, उनको बोला जाएगा गैस थर्मोमीटर्स। अच्छा, इनकी स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी ये है कि ये ज्यादा एक्यूरेट है। किससे? दीज थर्मोमीटर्स आर मोर एक्यूरेट देन लिक्विड थर्मोमीटर्स, देन लिक्विड थर्मोमीटर्स। कारण क्या बताएंगे? गैस थर्मोमीटर ज्यादा एक्यूरेट है लिक्विड थर्मोमीटर से। इसका रीजन ये है दैट gases expands more than that of liquid। इसका रीजन ये है, ये ज्यादा एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि गैस को जब हम गर्म करते हैं तो वो ज्यादा एक्सपेंड होती है। किसके कंपैरिजन में? लिक्विड के कंपैरिजन में। तो ये जो गैस थर्मोमीटर होंगे इनकी एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, इससे लिक्विड थर्मोमीटर से। अच्छा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी? वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो सकती है प्रेशर या वॉल्यूम। जो गैस थर्मोमीटर है वो दो तरह से बनाए जा सकते हैं, एक तो प्रेशर के बेस पे बनाए जा सकते हैं और दूसरा वॉल्यूम के बेसिस पे बनाए जा सकते हैं। अगर हम लोग प्रेशर के बेसिस पर बनाएंगे तो उस समय पे क्या रखना पड़ेगा? उस समय पे कांस्टेंट वॉल्यूम होगी, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे कौन सी लॉ ओबे होती है? गैलुसाफ लॉ ओबे होती है, या रेनॉल्ड्स लॉ बोलते थे हम इसको। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैस का प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर के बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ थर्मोमीटर वी विल यूज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वॉल्यूम। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है जो किसको बनाने के लिए यूज की जाएंगी? जो थर्मोमीटर को बनाने के लिए यूज की जाएंगी। और ये जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी प्रेशर थी, दूसरी प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। वॉल्यूम के बेस पर भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें आपको क्या रखना पड़ेगा? इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैस की वॉल्यूम बढ़ेगी, मतलब एक्सपेंशन होगा। प्रेशर कांस्टेंट कैसे रखा जा सकता है? प्रेशर कांस्टेंट रखा जा सकता है पिस्टन को फ्री रख के। जो पिस्टन होगा उसको फ्री छोड़ देंगे, वो जितना भी मूव करना चाहे आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मतलब एक्सपेंशन हो सकता है।
ओके, सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद की बात करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट। अच्छा, ये जो थर्मोमीटर्स हैं ये कैलिब्रेशन के काम भी आते हैं। कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन का मतलब होता है किसी भी स्केल की रीडिंग्स को डिसाइड करना, किसी भी स्केल की रीडिंग्स को डिसाइड करना। जैसे कि आपने कल लिक्विड थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि लिक्विड जो है वो एक्सपेंड होता है। जैसे हमने मरकरी को लिया था, ये बल्ब के अंदर मरकरी भरा होता है, यहाँ पर ये बल्ब था और इसमें मरकरी फिल्ड है, और ये बीच में एक ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब में ये क्या हो सकता है, इस ग्लास ट्यूब में ये एक्सपेंड हो सकता है जब ये गर्म होगा तो। और यहाँ पर हमें रीडिंग्स डिसाइड करनी है। तो हमने देखा कि मरकरी की वॉल्यूम जब यहाँ तक है, इसकी जितनी भी वॉल्यूम है, उस समय पर हमने ये डिसाइड किया कि इस टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे। अब हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा, ये वाला रिलेशन फॉलो होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते ही इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी वॉल्यूम इंक्रीज होने पर कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसको कैलिब्रेशन बोला जाता है, कि कितना वॉल्यूम इंक्रीज करने पर कितना टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो हमने क्या किया, ये देखा कि जैसे इसकी वॉल्यूम पहले V थी, और हमने ये डिसाइड किया कि जब वॉल्यूम में 0.001 मीटर क्यूब का चेंज आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। तो वॉल्यूम जब V से 0.001 मीटर क्यूब इंक्रीज हो जाती है, तब हम दिखाते हैं कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। फिर 0.001 इंक्रीज होगी, फिर हम यहाँ पर लिख देंगे इतना इंक्रीज होकर के यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ लिख देंगे 2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ लिख दिया 1 डिग्री सेल्सियस। तो हर एक डिवीजन को, पर डिवीजन जो है वो हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, कितनी वॉल्यूम इंक्रीज होने पर, 0.001 मीटर क्यूब। 0.001 मीटर क्यूब जैसी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, हम लोग फिर क्या लिखते जाते हैं, रीडिंग्स लिखते जाते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो इस तरह से ये रीडिंग्स को डिसाइड किया गया, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कैलिब्रेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन बोलते हैं। तो गैस थर्मोमीटर से क्या किया जा सकता है, जो लिक्विड थर्मोमीटर्स हैं उनका कैलिब्रेशन किया जा सकता है। उसमें हम लोग ये देखेंगे कि कितना गर्म करने पर उसकी वॉल्यूम में कितना चेंज आता है। ओके, तो ये भी गैस थर्मोमीटर का एक यूज है। अब देखिए इसके फॉर्मूलाज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस क्या है, प्रेशर के बेस पर बनाया जा रहा है। तो ऐसे थर्मोमीटर्स को क्या बोलते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, इसकी जगह पर लिखते हैं हम लोग ये सारी इंफॉर्मेशन। फर्स्ट टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अब आपको भी समझ आ रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर चेंज होगा। वॉल्यूम को अगर फिक्स रखा गया है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे ये क्लोज कंटेनर लिया गया, इस क्लोज कंटेनर के अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब जैसे ही आप इनको हीटअप करोगे, गर्म करना शुरू करोगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और ये पहले से हाई वेलोसिटी से जाकर के वॉल से स्ट्राइक करेंगे, वॉल को स्ट्राइक करेंगे, तो पहले से ज्यादा प्रेशर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो जैसे जैसे आप इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। बेसिकली टेम्परेचर भी इनके मोशन से ही रिलेटेड होता है। टेम्परेचर जो क्वांटिटी है वो भी किससे रिलेटेड है, पार्टिकल के मोशन से ही रिलेटेड है। तो दोनों क्वांटिटीज पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड है, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए हम लोग इस रिलेशन को फॉलो करेंगे, या लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure is directly proportionate to temperature. So this is constant volume gas thermometer. Constant volume gas thermometer, this is the principle of this thermometer. ये इस प्रिंसिपल पे काम करेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। देखिए मैं इसके 3 फॉर्मूला लिखूंगा, हालांकि डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है इन फॉर्मूलाज के,
और ये जो आपको मैं करवा रहा हूँ गैस थर्मोमीटर, लिक्विड थर्मोमीटर्स, इसके बाद पायरोमीटर्स को पढ़ेंगे हम लोग। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो थर्मोमीटर्स हैं, ये कंपटीशन एग्जाम के पर्पस के हिसाब से आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे नीट और आईआईटी, उसके लिए अगर आप करते हैं प्रिपरेशन, तो उसमें आपको ये थर्मोमीटर्स थोड़ा एक्स्ट्रा में पढ़ने पड़ेंगे, एनसीईआरटी बुक से थोड़ा एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। ओके, तो अब हम इसके फॉर्मूलाज को देखिए। सबसे पहला फॉर्मूला प्रेशर के लिए, इस थर्मोमीटर के लिए क्या यूज किया जाता है, दैट फाइनल प्रेशर, पी को लिखा जाता है फाइनल प्रेशर, और पी नॉट को लिखा जाता है इनिशियल प्रेशर। और यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। एल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। एल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर। इसका मतलब क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं अभी। सेकंड फॉर्मूला हम लोग ओल्ड थर्मोमेट्री से उठा लेते हैं। ओल्ड थर्मोमेट्री में क्या फॉर्मूला होता है, टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर को लिखा जाता है थीटा से। ओल्ड थर्मोमीटर में टेम्परेचर को थीटा से लिखा जाता है, और यहाँ लिखा जाता है प्रेशर ऑफ द गैस माइनस प्रेशर ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ द गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये वो अपर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, उसी फॉर्मूला से किया मैंने। प्रेशर एट एनी टेम्परेचर, प्रेशर एट लोअर फिक्स पॉइंट, प्रेशर एट अपर फिक्स पॉइंट, प्रेशर एट लोअर फिक्स पॉइंट। ये लोअर फिक्स पॉइंट है, ये अपर फिक्स पॉइंट है, ये लोअर फिक्स पॉइंट है। तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा। ये 0-100 का मतलब क्या है, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। तो इससे अगर आप वैल्यू निकालोगे टेम्परेचर की, तो किस में आएगी, डिग्री सेल्सियस में आएगी। उसके अलावा एक मॉडर्न थर्मोमेट्री का फॉर्मूला हम लोग स्टडी करते हैं। मॉडर्न थर्मोमेट्री में क्या बताया था, ट्रिपल पॉइंट का यूज करते हैं। वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, 273.16 केल्विन, दिस इज द ट्रिपल पॉइंट। और ये फॉर्मूला था। एक्स थर्मोमीटर, कोई भी थर्मोमीटर है, तो एक्स थर्मोमीटर में जो ट्रिपल पॉइंट आएगा, ये रिलेशन था। तो इसके बेसिस पर हमें टी की वैल्यू निकालनी है टेम्परेचर की। 273.16 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मॉडर्न थर्मोमेट्री के हिसाब से क्या फॉर्मूला बनेगा, 273.16 273.16 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ द गैस डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ द गैस एट ट्रिपल पॉइंट, प्रेशर ऑफ द गैस एट ट्रिपल पॉइंट। और ये किस में आएगा, ये आएगा केल्विन में। ये वाली कैलकुलेशन आएगी केल्विन में। तो 3 फॉर्मूला बनते हैं। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि किस तरह के फॉर्मूला को यूज करना है। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ये प्रेशर था, 100 डिग्री सेल्सियस पर इतना प्रेशर था, तो बताइए इतने प्रेशर पर कितना टेम्परेचर होगा। तो क्वेश्चन में अगर आपको प्रेशर बता रखे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर और 100 डिग्री सेल्सियस पर, तब ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको ट्रिपल पॉइंट बता रखा है, बोलता है कि गैस का ट्रिपल पॉइंट पर ये प्रेशर होता है, तो बताइए इस प्रेशर पर कितना टेम्परेचर होगा, तो फिर ये फॉर्मूला यूज करना है। और ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब बताता है कि इतने टेम्परेचर चेंज करने से इतना प्रेशर चेंज होता है। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब ये लिखा होगा क्वेश्चन में कि इतना टेम्परेचर चेंज करने से इतना प्रेशर चेंज होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला है फर्स्ट वाला। देखो फर्स्ट फॉर्मूला कैसे बना, ये ओल्ड थर्मोमेट्री और मॉडर्न थर्मोमेट्री के फॉर्मूलाज तो हमें पता है, जनरल फॉर्मूलाज क्या होते हैं उसके हिसाब से हमने ये फॉर्मूला बना रखे हैं। लेकिन फर्स्ट फॉर्मूला को देखिए कैसे बनाएंगे। एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। सबसे पहली बात ये पता लगाया जाता है कि चेंज इन प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। तो चेंज इन प्रेशर दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा। सबसे पहली क्वांटिटी क्या होगी, चेंज इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा। जैसे मेरे पास ये कंटेनर है, अगर यहाँ का प्रेशर ऑलरेडी 2 एटीएम या 3 एटीएम है इस गैस का, तो जब मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो प्रेशर भी उसी रेट से इंक्रीज होगा फिर। तो बेसिकली जो चेंज इन प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा कि इनिशियली प्रेशर की क्या वैल्यू थी, इनिशियली गैस का प्रेशर क्या था। और पी नॉट का मतलब होता है, पी नॉट का मतलब होता है इनिशियल प्रेशर, एंड चेंज इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू चेंज इन टेम्परेचर। आप अभी इसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है, तो आपने इसमें कितना चेंज किया, +1 डिग्री सेल्सियस का चेंज किया, तो T+1 हो जाएगा। चेंज होगा टेम्परेचर में, जैसे कि पहले इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, आपने 27 से 30 कर दिया तो 3 डिग्री का चेंज आया। अब 3 डिग्री का चेंज आएगा तो उसी हिसाब से प्रेशर चेंज होगा। तो जितना टेम्परेचर चेंज होगा उतना ही प्रेशर चेंज होगा।
तो ये एक्सपेरिमेंट से ये स्टडी की जाती है कि चेंज इन प्रेशर कौन कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, इनिशियल प्रेशर पे डिपेंड करता है और चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। अब इन दोनों को कंबाइन कर दोगे, कंबाइन करने पर क्या आएगा, दैट डेल्टा पी प्रोपोर्शनेट टू पी नॉट डेल्टा टी। अब क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनेट का सिंबल है, प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट लगाएंगे और उस कांस्टेंट को अल्फा बोला जाता है, और उस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, अल्फा। इसको ऐसा लिख देते हैं, दिस इज अल्फा पी नॉट डेल्टा टी। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब अल्फा क्या होता है, अल्फा की डेफिनेशन यहाँ से बना सकते हैं हम, चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय ओरिजिनल प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, इधर आएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, दिस इज पी नॉट। ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे। अब अल्फा का फॉर्मूला बन गया ना, यहाँ से डेफिनेशन बना सकते हैं। डेफिनेशन क्या बनाएंगे, डेफिनेशन बताएंगे कि ओरिजिनल प्रेशर 1 एटीएम था, इनिशियल प्रेशर 1 एटीएम था, और चेंज इन टेम्परेचर कितना कर रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर कितना कर रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों की वैल्यू 1 1 पुट कर दो, तो क्या लिखेंगे, व्हेन इनिशियल प्रेशर इज 1 एटीएम एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज चेंज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, और गैस का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया जा रहा है, उस समय उसके प्रेशर में जो चेंज आएगा वही क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर ऑफ दैट गैस। सो अल्फा विल बी इक्वल टू डेल्टा पी। ये क्या होगा, ये डेल्टा पी के इक्वल आ जाएगा। जब इनिशियल प्रेशर 1 एटीएम होगा और हम उस गैस का टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहे होंगे, उस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे होंगे, तो उस समय पर दोनों वैल्यूज को 1 पुट कीजिए, यहाँ पे भी 1 यहाँ भी 1, तो डेल्टा पी के डिवाइड में 1 आ रहा है, तो क्या आएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू अल्फा। डेफिनेशन क्या बनेगी, when the initial pressure of the gas is 1 atm and we are increasing the temperature of that by 1 degree celsius, at that time the change in pressure of the gas is called coefficient of pressure of that gas। उस समय पर जितना भी चेंज आएगा प्रेशर में उसी को क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर ऑफ दैट गैस। सो दीज आर द क्वांटिटीज। तो ये फॉर्मूलाज को यूज किया जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम के बेस पे बनाते हैं। टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम भी तो चेंज हो सकती है, लेकिन उसमें क्लोज कंटेनर नहीं लेना आपको। अगर वॉल्यूम चेंज करनी है तो क्लोज कंटेनर नहीं यूज कर सकते हम लोग, फ्री पिस्टन छोड़ना पड़ेगा। सेकेंड टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है कि आपको सबसे पहले तो क्या रखना है ऐसे थर्मोमीटर्स में, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए पिस्टन को फ्री छोड़ देंगे, जितना भी एक्सपेंड होना है हो जाओ, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस थर्मोमीटर, ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूलाज की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको ये प्रेशर का फॉर्मूला बना करके बताया, उसी तरह से वॉल्यूम का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। वॉल्यूम के फॉर्मूला में क्या आएगा, V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर अल्फा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। जो भी गैस आप यूज कर रहे हैं थर्मोमीटर में, उसका अल्फा की वैल्यू क्या बताई जाएगी, उसमें अल्फा का डेफिनेशन क्या बनेगा, जैसे प्रेशर के अंदर हमने डेफिनेशन बनाई थी, क्या करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम लेंगे 1 मीटर क्यूब। अल्फा का मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, अल्फा की डेफिनेशन है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा। अब इनिशियल वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर क्यूब। तो अगर कोई गैस है जिसकी इनिशियल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब थी और हमने उसके टेम्परेचर में कितना चेंज किया, 1 डिग्री सेल्सियस का या 1 केल्विन का, एक ही बात है। अगर उसका इनिशियल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है और हम उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस समय पर उसकी वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, उस समय पर उसकी वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, दैट चेंज इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। उसको बोला जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। ओके, तो ये गैस की प्रॉपर्टी है।
बेसिकली ये अल्फा किसकी प्रॉपर्टी है, ये गैस की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ये बताती है कि पर डिग्री सेल्सियस पर कितनी वॉल्यूम, कितना प्रेशर इंक्रीज होता है। यहाँ पर अल्फा क्या बताएगा कि पर डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम कितनी इंक्रीज होती है, दैट इज अल्फा। और ये अल्फा सब गैसेस के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा सब गैसेस के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला। इसके बाद में सेकंड फॉर्मूला देखिए कैसे बनाया जाएगा। सेकंड फॉर्मूला ओल्ड थर्मोमेट्री का फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम एट द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर आपको पता करना है, वॉल्यूम एट दैट टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में 100 डिग्री सेल्सियस कर देंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओल्ड थर्मोमेट्री, ये ओल्ड थर्मोमेट्री का फॉर्मूला है। मॉडर्न थर्मोमेट्री में क्या यूज करना है, ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, ट्रिपल पॉइंट की टर्म्स में क्या फॉर्मूला बनेगा, टेम्परेचर ऑफ द गैस एट वॉल्यूम V 273.16, और यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द गैस एट टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस एट ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पर गैस की क्या वॉल्यूम होती है, और ये जो आंसर आएगा इसका ये केल्विन में आएगा। सो दिस इज द मॉडर्न थर्मोमीटर, ये मॉडर्न थर्मोमेट्री का फॉर्मूला है। कौन से थर्मोमीटर के लिए, तो आंसर है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर के लिए, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर के लिए। ओके तो इन फॉर्मूलाज को आप नोट कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। फिर हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो ये इनमें से यही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कौन सा फॉर्मूला काम में होगा। ओके अब मैं आपको कुछ रेंज बता रहा हूँ कुछ थर्मोमीटर्स की। जैसे कि नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर, उसकी रेंज होती है -200 to 500। इसको यहाँ लिख देते हैं। फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर। हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर की रेंज होती है -200 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड हम इसमें लिखते हैं नाइट्रोजन गैस थर्मोमीटर। अप्रोक्सीमेट रेंज है, अप्रोक्सीमेट रेंज होती है ये इसकी -196 के आसपास इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है नाइट्रोजन का। -200 लिख रखा है इसने, तो अप्रोक्सीमेट रेंज बता रखी -200। एक्चुअल में -196 से स्टार्ट होती है ये रेंज, -200 टू 1600 डिग्री सेल्सियस, -200 टू 1600 डिग्री सेल्सियस। और तीसरा थर्मोमीटर हम लोग आर्गन गैस से बना सकते हैं, हीलियम गैस से बना सकते हैं। तो हीलियम गैस थर्मोमीटर की रेंज देखिए क्या होगी, हीलियम गैस थर्मोमीटर एंड इट्स रेंज इज -268 डिग्री सेल्सियस, -268 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस। तो ये इनकी रेंज है। ये गैस थर्मोमीटर्स हैं और इनसे हाई टेम्परेचर भी मेजर किए जा सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस थर्मोमीटर होता है, उससे 1600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर करते हैं। ओके अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। देखिए रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या होते हैं, आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंस को स्टडी किया हुआ है, उसी के बेसिस पे थर्मोमीटर बनाते हैं। अच्छा आपने ये प्रॉपर्टी की स्टडी की थी कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस में चेंजेस आते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस में क्या आते हैं, रेजिस्टेंस में चेंजेस आते हैं। So now we will discuss the next topic, next type of thermometers, resistance thermometers. देखिए उसका भी एक फॉर्मूला तो यही बनेगा, R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। So the next topic is
third type of thermometers are resistance thermometers. देखिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा। देखो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं लिख सकते, ये जो भी प्रॉपर्टी है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि बेसिकली ये डिसाइडेड नहीं है। जैसे मेटल्स में हम लोग देखते हैं, मेटल्स की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनेटली है, आप ये नहीं बोल सकते कि इतना टेम्परेचर डबल करने से रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। जैसे कि आपने ये प्रॉपर्टी स्टडी कर रखी है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू लेंथ, तो हम लोग जैसे ही लेंथ को डबल करते हैं वायर का रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है, सर्किट का रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है जैसे ही लेंथ को डबल करेंगे। लेकिन इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का रिलेशन नहीं आएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि पहले टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था तब इसका रेजिस्टेंस था 2 ओम, अब आपने इसको 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम। नहीं, ऐसा नहीं होगा। टेम्परेचर डबल करने से रेजिस्टेंस डबल नहीं होता, रेजिस्टेंस में मिनिमल चेंजेस आते हैं, बहुत स्मॉल चेंजेस आते हैं। कितना चेंज आएगा देखिए, टेम्परेचर को जैसे ही आप डबल करेंगे, टेम्परेचर को आप 40 डिग्री सेल्सियस करेंगे तब रेजिस्टेंस में 2.0001 ओम का चेंज आएगा, इतना स्मॉल चेंज आएगा। तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंजेस नहीं आते। ये जनरली मेटल्स के लिए, ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, ये कॉपर के लिए, आयरन के लिए और इनके लिए बता रहा हूँ मैं। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं, अच्छा नाइक्रोम के साथ भी यही होता है। हम लोग एलॉय बनाते हैं ना नाइक्रोम, वो एलॉय इसीलिए तो बनाया जाता है ताकि अगर इसको गर्म भी किया जाए तो इसके रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए। अगर हम प्योर मेटल से फिलामेंट बनाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, अगर हम प्योर मेटल से फिलामेंट बनाते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ही हम इस पे करंट फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करने पर ये गर्म होगा, ये गर्म होगा तो जैसे जैसे ये हीटअप होगा वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। फिर रेजिस्टेंस बढ़ने से टेम्परेचर और बढ़ेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस और बढ़ेगा, तो ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे को इंक्रीज करती जाएंगी और ये इतना गर्म हो जाएगा कि ये मेटल मेल्ट हो जाएगा। तो मेटल्स के फिलामेंट नहीं बनाए जाते। तो हम लोग फिलामेंट किसके नहीं बनाते, मेटल्स के नहीं बनाते, फिलामेंट किसके बनाते हैं, एलओए के। एलओए के फिलामेंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इनका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी स्मॉल। अब नाइक्रोम का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो भी जाएगा, अगर नाइक्रोम का टेम्परेचर इंक्रीज हो भी जाएगा तो रेजिस्टेंस में कैसा चेंज आएगा, रेजिस्टेंस में मिनिमल चेंज आएगा, बहुत स्मॉल चेंज आएगा। रेजिस्टेंस में जो चेंज होगा वो कैसा होगा, वो स्मॉल होगा। तो इसीलिए तो एलओए बनाए गए हैं ताकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनका रेजिस्टेंस चेंज ना हो, लगभग वही वैल्यू रहे रेजिस्टेंस। लेकिन हमें इन थर्मोमीटर्स में ऐसा नहीं चाहिए, हमें इन थर्मोमीटर्स में इसका रिवर्स चाहिए, इसका उल्टा चाहिए। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होना चाहिए, रेजिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए, तभी तो हमें पता लगेगा कितना करंट कम हुआ सर्किट में। तो इसके लिए हम कुछ स्पेशल मेटल्स का यूज करेंगे जैसे कि प्लेटिनम। देखिए प्लेटिनम, प्लेटिनम का एक तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब पर डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस में कितना चेंज आता है। एक तो ये क्या होता है, हाई होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंजेस आएंगे, और रेजिस्टेंस में जितने ज्यादा चेंज आएंगे करंट को हम पकड़ लेंगे उसी समय पर कि करंट में इतना चेंज हुआ। एमीटर लगा देंगे, गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, उससे पता लग जाएगा कि सर्किट में कितना करंट चेंज होगा। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी है प्लेटिनम को यूज करने की रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में, एक तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हाई है, मतलब कि टेम्परेचर चेंज होने पर रेजिस्टेंस में चेंज आएगा ही, जैसा नाइक्रोम में नहीं होता। नाइक्रोम में ऐसा नहीं होता, नाइक्रोम में टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लो होता है। सेकंड सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है दैट इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो ये हाई टेम्परेचर पे भी काम करेगा, मेल्ट नहीं होगा। ये हाई टेम्परेचर पे भी वर्क करेगा और क्या नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा। ओके, so these are the two properties of platinum due to which it is used in the resistance thermometer। इसी कारण से ये रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में यूज किया जाता है।
अब देखिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग। फॉर्मूलाज क्या होंगे? सबसे पहला फॉर्मूला तो होगा रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अब एल्फा की डेफिनेशन बताने की जरूरत है मेरे को, या आप बता सकते हैं? ये फॉर्मूला कैसे बना? ये फॉर्मूला बना इन दो प्रॉपर्टीज से। रेजिस्टेंस चेंज होता है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल रेजिस्टेंस पे। चेंज इन रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल रेजिस्टेंस पे। इनिशियल रेजिस्टेंस जितना होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आएगी। ओके। दूसरा, चेंज इन रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन टेम्परेचर पे। तो ये दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल्फा आर नॉट डेल्टा टी। या इसको पहले आप कंबाइन करोगे तो यहाँ आएगा प्रोपोर्शनेट और आर नॉट डेल्टा टी आएगा। फिर प्रोपोर्शनेट का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट लगाएंगे एंड दैट कांस्टेंट इज अल्फा। वो कांस्टेंट होगा अल्फा। तो यहां से तो अल्फा की डेफिनेशन बन जाएगी। अल्फा की डेफिनेशन क्या बनेगी? देखो, डेफिनेशन सेट करते हैं। वायर का इनिशियल रेजिस्टेंस होना चाहिए 1 ओम, और आपको उसका टेम्परेचर कितना चेंज करना है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप एक कंडक्टर लेते हो और जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, अगर आप उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो उस समय पर उसके रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा उसी को क्या बोला जाएगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। उसी को क्या बोला जाएगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके। तो ये अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? फिर डेल्टा आर के इक्वल आ जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन होगी कि 1 ओम रेजिस्टेंस था वायर का और आपने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते ही उसके रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा उसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, इस फॉर्मूला के बारे में देखिए। ये फॉर्मूला कैसे बनेगा? डेल्टा आर की जगह क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आर की जगह लिखूंगा मैं फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। तो डेल्टा आर क्या है? डेल्टा आर इज फाइनल रेजिस्टेंस। फाइनल रेजिस्टेंस आर हो चुका है, माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। इनिशियल रेजिस्टेंस था आर नॉट। तो डेल्टा आर की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा आर के प्लेस पे लिखेंगे आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू एल्फा आर नॉट डेल्टा टी। ये आर नॉट उधर चला जाएगा, सो आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस एल्फा आर नॉट डेल्टा टी। ठीक है, ये आर नॉट को हमने उधर शिफ्ट कर दिया तो ये इसके प्लस में आ गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? तो आंसर है आर नॉट कॉमन आ रहा है दोनों में से। सो फॉर्मूला विल बी आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। सो दिस इज द फॉर्मूला। इसी तरह से फॉर्मूला बनेगा प्रेशर वाला, इसी तरह से फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम वाला, और इसी तरह से हमने फॉर्मूला बनाया रेजिस्टेंस का। कि रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में भी यही फॉर्मूला काम में आएगा। ओके। इसके अलावा एक ओल्ड थर्मोमेट्री का फॉर्मूला, एक मॉडर्न थर्मोमेट्री का फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला आएगा ओल्ड थर्मोमेट्री से। ओल्ड थर्मोमेट्री में क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस एट दैट टेम्परेचर माइनस रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 100 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट वही फॉर्मूला है। मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे? 100। और ये किस में आएगा? ये आएगा डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओल्ड थर्मोमेट्री। मॉडर्न थर्मोमेट्री में फॉर्मूला क्या आएगा? टेम्परेचर of the conductor will be 273.16 into resistance at that temperature। इस टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस है? R। एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट ट्रिपल पॉइंट। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट ट्रिपल पॉइंट, और ये किसमें आएगा? ये आएगा केल्विन। सो दीज आर द थ्री फॉर्मूलाज ऑफ द रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। इसी तरह से रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के लिए कितने फॉर्मूलाज हैं? 3 फॉर्मूलाज हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स को, कि प्रेशर, वॉल्यूम और रेजिस्टेंस के क्या क्या न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। ये नोट कर लीजिए आप, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इन फॉर्मूलाज को दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है सबको? हैंड रेस कर दीजिए। गैस थर्मोमीटर क्या है और रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं? रेज योर हैंड अगर ये क्लियर हो चुका है आपको।
ओके, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।